Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we'll start from class 9 Federal Board Unit 1 Real Numbers and exercise 1.3. Our question number 1 is on his last bank statement. Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another check for rupees 112,921. What is his current balance? कहता वो ये है कि कासिम की जो लास्ट टाइम की जो स्टेटमेंट है उसमें उसके पास बैलेंस इतनी अमाउंट थी, ठीक है। उसने दो चेक लिखे जिसमें एक चेक जो था वो इतनी अमाउंट का था और दूसरा चेक जो था वो इतनी अमाउंट का था। तो जब वो उसके पास ये उसका करंट बैलेंस ये था तो उसने ये वाला दो चेक लिखने के बाद अब उसके पास कितनी अमाउंट करंट बैलेंस में है, दिस इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड। अब हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं दी टोटल बैलेंस which is given here in the question. Total balance 175 rupees and withdrawal amount इक्वल्स टू, इट मीन्स उसने दो दफ़ा चेक लिखे और दो दफ़ा ये जो है ना उसने पैसे निकलवाए, ठीक। और एक थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि हम अपने बैंक में कुछ डिपॉजिट कराते हैं और उसके बाद उसको कुछ पैसे निकाल लेते हैं, कुछ दोबारा उसमें और जमा करा देते हैं। तो वो पूरे आपकी मंथ्स पर मंथ्स की तमाम एक स्टेटमेंट बनती जाती है। और अभी अगर हमें किसी भी वक्त अपने ट्रांजैक्शन चेक करनी हो, अपने डेबिट्स एंड बैलेंस चेक करने हो, तो फिर हम अपनी बैंक स्टेटमेंट जितने भी मंथ्स की निकालनी हो तो वो बैंक स्टेटमेंट होती है। बेसिकली इट इज़ अ रिकॉर्ड इन द बैंक हाउ वी आर ट्रांजैक्शन, हाउ वी आर टेकिंग एंड गेटिंग द मनी और डिपॉजिटिंग द मनी, ठीक है। तो अब यह है कि टोटल बैलेंस जो था वो इतने रुपीज़ था। विड्रॉल अमाउंट जो थी वो आपके सामने है कि 45,790 प्लस सेकेंड अमाउंट वाज 112,921, राइट। जब हम इसको प्लस कर लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 15,8,711। और अब हमने क्या करना है कि ये दो चेक्स की अमाउंट है ना, तो फिर हमें उन्होंने कहा पूछा है कि करंट बैलेंस क्या है। तो ज़ाहिर हम ये वाली जो अमाउंट है हम उसका जो करंट बैलेंस था उसमें से माइनस कर लेंगे। 175,000 माइनस 15,8,711 दैट इज़ इक्वल टू 16,289 रुपीज़, राइट। तो ये चीज़ थी जो कि अब आप, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमने पहले इसकी टोटल बैलेंस लिख लिया। उसने दो दफ़ा चेक के ज़रिए ये अमाउंट्स निकलवाई थी बैंक से और हमने वो जो दो अमाउंट थी उनको प्लस कर लिया और इसका करंट बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने जो ये अमाउंट थी जो कि दो चेक्स की अमाउंट हमने ऐड करके उसको हमने करंट बैलेंस में से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास आपका टोटल जो करंट बैलेंस रह जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वही आपका करंट होगा ना, यानी मौजूदा आपके पास क्या बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, दैट वुड बी योर रिमेनिंग बैलेंस या रिमेनिंग करंट अमाउंट, दैट इज़ ₹16,289, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक वाजिद हैव 283.4 किलोमीटर्स लास्ट वीक वाजिद ड्रोव, उसने ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर्स, ठीक है। और उसमें उसने जो पेट्रोल यूज़ किया वो 16.2 लीटर्स था पेट्रोल। और वो अब कहता है कि क्या ही सेज़ दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर्स, यानी कि उसने अपने तौर पर एक आपको एवरेज बताई है। क्या मेरी एवरेज जो थी वो 1.75 किलोमीटर्स एक लीटर के ऊपर, क्या मैंने 1.75 मैंने ड्राइव किया है। तो हमने ये पता करना है कि उसका ये आंसर रीज़नेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, वाजिद एस्टिमेट कर रहा है ना, वो कंफर्म नहीं वो बता रहा। तो अब हम इसकी कंफर्म उसको करके दिखाएंगे और ये भी बताना है हमने कि वो रीज़नेबल भी है या नहीं जो उसने एस्टिमेट एवरेज दी थी।
ये जो मैं लिख रही हूँ वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज जो है, ये जो उसने लिखी हुई है, हम सिर्फ वही उतार रहे हैं, ठीक है। ये किलोमीटर्स ठीक है। उसके बाद जो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना किया है, 283.4 किलोमीटर्स, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है इसका, कि अब उसने जो पेट्रोल लगाया था वो भी हम साथ लिख देते हैं। $16.2 लीटर्स। अब हमने एक्चुअल एवरेज निकालनी है। कैसे निकलेगी? ये वाली जो आपकी अमाउंट है 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, ठीक है, विच इज़ 7 point, this its answer is 283.4 divided by 16.2 is 17.49 kilometers. Right? Is it clear to you all? वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज दी हुई थी, वो हमने लिख ली। डिस्टेंस जो उसने कवर किया था वो हमने लिख लिया, और जो उसने पेट्रोल यूज़ किया था वाइल कवरिंग दिस डिस्टेंस, तो वो क्या था, 16.2 लीटर्स था। फिर हमने क्या किया कि डिस्टेंस कवर जो किया वो 283.4 ओवर, जिस पर उसने कितना उसने लीटर पेट्रोल यूज़ किया, दैट इज़ 16.2। तो हमने जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ जाता है 17.49 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने तो ये पता करना था, हमने ये चीज़ें तो निकाल ली कि एक्चुअल एवरेज ये है। अब हमने देखना है कि जो एक उसने भी अपनी एक एस्टिमेटेड एवरेज दी थी ना, ठीक है ना, वो कहता है ही सेज दैट द एवरेज अबाउट एवरेज्ड उसकी जो एवरेज निकाली थी उसने अपने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये इतना पेट्रोल यूज़ करते हुए, तो उसकी जो एवरेज आई थी वो 1.75 है। वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट कि जो वाजिद ने जो एस्टिमेटेड एवरेज दी थी हमें, वो रीज़नेबल भी है या नहीं। तो अब आप देखेंगे 17.49 है, और जो उसने जो हमें एवरेज दी थी वो क्या है ना, तो हम लिखेंगे कि वाजिद्स आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, Wajid's answer is not reasonable because there is a big difference in his answer and actual average। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। यार्ड यानी गज़ जो होते हैं, और फैब्रिक कपड़े को कहते हैं। तो सलमा ने क्या लिया है, 3.2 यार्ड का कपड़ा लिया, और उसकी जो टोटल प्राइस दी है 139.2 है, ठीक है, रुपीज़। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो बताइए कि फिर एक यार्ड फैब्रिक, उसमें से जो उसने इतने कपड़ा ले लिया ना, 3.2 यार्ड उसने कपड़ा लिया, और टोटल अमाउंट जो पे की वो इतनी थी। तो अब हमने पता करना है कि पर यार्ड फैब्रिक की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे कि टोटल फैब्रिक कितना है। .2 यार्ड्स। अब देखें कॉस्ट ऑफ फैब्रिक क्या था, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ फैब्रिक
139.2, राइट. दिस इज़ द प्राइस ऑफ टोटल फैब्रिक. कॉस्ट ऑफ पर यार्ड हमने निकालना है ना, यहाँ पर यार्ड आपसे पूछा गया है, तो अब हम निकाल लेंगे कि कॉस्ट ऑफ पर यार्ड. जब हमने पर यार्ड निकालना होता है इसका मतलब है कि हमने डिवाइड करना होता है. आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 43.5 रुपीज़. ठीक है, तो ये हमने फैब्रिक ऑफ पर यार्ड की वैल्यू निकाल ली. चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर्स पर आवर. शी टुक 12 आवर्स वॉक. उसने क्या किया है, वो 1 घंटे में ना, यानी कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर्स. ठीक है, कितना करती है वो, 3.5 किलोमीटर्स को वो 1 घंटे में करती है. कहती है शी टुक, फिर वो पूछ रहा है, कहता है शी टुक 12 आवर्स वॉक. उसने क्या किया, उसने 12 घंटे वॉक की. हाउ फार डिड शी वॉक, फिर कितनी दूर वो चली गई. तो फिर हम कह देंगे, यहाँ पर पूछ लेंगे ना कि हर वॉकिंग स्पीड it is given in the question 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, और जो टाइम गिवन है वो भी हमें पता है, वो भी हम उसी तरह लिख लेंगे. टाइम गिवन 12 आवर्स. अब देखिए हम आराम से यहाँ पर चूँकि स्पीड भी है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे. ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू टाइम. अब आप यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, आपकी जो स्पीड होती है. ठीक है, ये फॉर्मूला है s इक्वल्स टू वी टी. तो s क्या चीज़ है यहाँ पर, वो आपका डिस्टेंस है, और v क्या है, आपकी स्पीड है. s यानी कि डिस्टेंस, और v यानी कि आपकी स्पीड, और जो ये है वो टाइम. ठीक है, और अब आप देखें जो वॉकिंग स्पीड है ना, उसको हम कह रहे हैं, वो है क्या, वो वॉकिंग स्पीड है. वॉकिंग स्पीड आप इसके साथ इसके समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. तो इसी तरीके से अब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, विच इज़ 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज़ 42 किलोमीटर्स. ठीक है, कितना आसान था, ये सिर्फ हमने अपने डिस्टेंस के फार्मूले में पुट किया और हमारे पास 42 किलोमीटर्स आ गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्लब वेंट ऑन अ हाइकिंग 7 डेज़ ट्रिप था वो. ठीक है, हाइकिंग पे गए, एक क्लब जो था वो हाइकिंग पे गया, और वो 7 डेज़ का उनका ट्रिप था. ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स. और हर दिन उन्होंने 5.5 या 7.5 माइल्स के दरमियान उन्होंने हाइकिंग की. हाइकिंग आपको पता है ना, पहाड़ पर चढ़ना, हिल्स पर चढ़ना, उनको हाइकिंग कहते हैं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट, ये रीज़नेबल होगा कि क्लबिंग ने जो क्लब था, द डेज़ द क्लब हाइक्ड. ठीक है ना, तो वो कितना रीज़नेबल बताइए कि एज्यूम कीजिए क्या करना है. अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए, लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो टोटल डेज़ गिवन जो थे वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले. तो 7 डेज़. ठीक है, और उसके बाद जो हाइकिंग पर डे है वो उन्होंने बताई हुई है. $55 to 7.5 माइल्स.
ठीक है। अब देखिए हमने 55 एक उन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है और एक 7.5 भी दी हुई है, तो हम ऐसे कर लेंगे 7 डेज़ की वजह से इन दोनों को अलग अलग हम निकाल लेंगे इनके आंसर्स, ताकि हमें समझ में आ जाए। 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया और इधर भी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5, यहाँ पे 2 और दूसरा है 52 पॉइंट। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे ना फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ये आ गया 38.5 टू 52.5, ठीक है। अब हम अपने फ़र्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ था, फ़र्स्ट ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि वो उसमें तो आता ही नहीं है, यानी कि एक उसकी 38.5 है और एक 52 है, जबकि वो 5.5 से लेके 7.5 तक पूछा गया है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आप उसके बाद ना सी पार्ट को देखें, उसमें 55 माइल्स कह रहा है ना, तो वो तो 52 पॉइंट इससे भी कम है, तो इसलिए ये सी पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो डी पर आ जाए तो वहाँ पर है कि मोर देन का मतलब होता है कि 55 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम अपने बी पर चले जाएंगे जो कि दिया हुआ है कि इज़ अ मोर, मुझे ये लगता है मेरे मुताबिक आप इसको देख रहे हैं ना, जो उन्होंने फिगर्स हमारी ये भी आई हैं, तो उसमें देख लें कि बी इज़ मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी, इसको इधर की बजाय से करें ऑप्शन बी वुड बी द appropriate ठीक है। Question number 6. For a class party, the students' council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. ठीक है, यानी एक बैलून जो है वो 1.85 का आया और उन्होंने टोटल जो है वो स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स लिए, और अब हमने पता करना है कि टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पे की है। तो इसका मतलब है कि एक बैलून की हमें प्राइस पता है और टोटल बैलून जो हमने ख़रीदे हैं वो भी 42, वो भी पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बैलून्स जो है वो 42 हैं, कॉस्ट ऑफ वन बैलून 1.85 है, और टोटल कॉस्ट ऑफ 42 बैलून्स जो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.85। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77, आपका आंसर आ जाएगा 77.7। क्या है ये कॉस्ट आई है ऑफ रुपीज़ 77.7 रुपीज़। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 42 बैलून, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। कुछ दोस्तों ने मिलके एक बड़ा सा बैनर लिया और रेक्टेंगुलर शेप थी उसकी, और उसमें 4 यार्ड वो लॉन्ग था। यानी कि अब आप इसको इस तरह से कर लेना कि चले पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन के वक्त इसका बताऊंगी कि ये क्या क्या रहा है। फिर कहते हैं कि दे पेड रुपीज़ 3.75 पर यार्ड। उन्होंने हर यार्ड पर जो है वो 3.75 फैब्रिक के ना, उसके जो बैनर था उसके फैब्रिक के उन्होंने पर यार्ड पर उन्होंने 3.75 कॉस्ट पे की है। और ₹9 जो है ना उन्होंने और भी पे की हैं, जो कि जैसे हम कोई बैनर बनाते हैं तो उसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को ज़रा सा स्टिफ करने के लिए हम एक फर्म सी उसको उस पर लगाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने ₹9 ज़्यादा पे की है। और 10 यार्ड का जो पैरामीटर था, अब ये देखें द फर्म टू गो अराउंड दी बैनर, तो फिर क्या हो गया 10 यार्ड पैरामीटर था, यानी पूरा जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर था दैट इज़ 10, ठीक है। तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बैनर, तो हमने ये पता करना है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बैनर। असल बात ये है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जब भी आपके जहन में आता है तो आपको पता होता है कि 2 इसकी विड्थ तो इक्वल होती हैं और 2 ही इसकी लेंथ होती हैं, ठीक है। तो लेंथ जो है वो आपको उन्होंने बता दी हुई है, वो 4 है, ठीक है, वो 4 है। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, बिकॉज ये इसकी 2 लेंथ्स भी इक्वल होती हैं, 2 विड्थ्स भी इक्वल होती हैं। और इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं, ये एक एक्स है, तो जब ये एक एक्स है तो फिर इसकी अपोजिट जो है आपकी विड्थ वो भी एक्स होगी, ठीक। और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल बताई गई है वो क्या है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि पैरामीटर ऑफ द एरिया, टोटल इसका जो टोटल पैरामीटर है ना वो क्या है 10 यार्ड, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, मैंने आपको वो बता दिया है। तो अब क्या होगा, चारों साइड की जो हमारे पास चीज़ें हैं
वो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब वो ऐड की जाएंगी तो वो कैसे ऐड होंगी, यानी हम पहले ये कर लेते हैं कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, और फिर अब इसको हम सॉल्व कर लें। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और फिर x इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आ जाएगा, होकर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इज़ 2, तो 2/2। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो विड्थ थी, विड्थ ऑफ द बैनर इक्वल्स टू 1 यार्ड। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। और अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ रुपीज़ 20 लाख। ठीक है, यानी कि 2 मिलियन, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेबिट। ठीक है, अब एक फैक्ट्री थी ना, उसका जो एसेट था कि उसके ऊपर 20 लाख रुपया लगा हुआ है, और इसका ये था कि उसमें से जो 3.5 थी वो उनकी कैपिटल अमाउंट थी। ठीक है, वो कहता है, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको, विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़। ठीक है, उसमें से जो 3/5 अमाउंट थी ना वो कैपिटल थी, यानी जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री था उसने 3.5 जो है वो कैपिटल अमाउंट स्पेंड की हुई थी, यानी जो उसने खुद पैसे लगाए थे वो 3/5 है, जो कि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि 3/5 ऑफ दिस अमाउंट कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, वो भी नहीं उन्होंने क्लियर बताया हुआ। तो फिर क्या होगा कि 3/5 इज़ द कैपिटल, और जो रह जाएगी अमाउंट वो डेबिट था, यानी वो उन्होंने लोन लिया हुआ था। फाइंड द कैपिटल एंड डेबिट, दोनों में से आपने कैपिटल अमाउंट भी फाइंड करनी है और डेबिट अमाउंट भी फाइंड करनी है। आपको पता है कि किसी चीज़ का उन्होंने हिंट भी दी हुई है कि किसी चीज़ का भी जो एसेट होता है उसके अंदर, एसेट के अंदर क्या होता है, आपकी अपनी अमाउंट होती है, और जो आपने थोड़ा सा लोन लेके जितना भी लोन लिया होता है उस दोनों को हम प्लस कर दें तो वो हमारी एसेट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि अब करते हैं कि एक्चुअल अमाउंट पेड बाय दी ओनर। ठीक है, तो वो होती है कैपिटल। ठीक है, और जो उसने जो लोन लिया होता है वो डेबिट अमाउंट होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी ये देखें कि टोटल एसेट क्या है, 2 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद अब हमने कैपिटल अमाउंट निकालना है, उसकी उन्होंने हमें एक फिगर दी हुई है, वो हम इसमें ऐड करके उसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल अमाउंट, तो ये क्या है, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इसका टोटली आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो बस ये आपका आ जाएगा। चलिए इस तरह कर लेते हैं, अभी कर लिया है ना, वो 4 ठीक है, तो जो कि बन क्या जाता है, ठीक है, ये आपकी कैपिटल अमाउंट हम लोगों ने फाइंड कर ली। और उसके बाद अब टोटल अमाउंट, अब देखें हम ये कर सकते हैं ना कि टोटल अमाउंट में से हम कैपिटल अमाउंट माइनस कर दें। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कैपिटल अमाउंट इतनी है, और हम फिर उसके बाद उसको कैपिटल अमाउंट को टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो डेबिट अमाउंट होगी। ठीक है, टोटल अमाउंट माइनस कैपिटल अमाउंट। अब आप देखें टोटल अमाउंट वाज 20 लाख माइनस 12 लाख, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 88 लाख आ गया। ठीक है, तो ये हम आया क्या, ये डेबिट अमाउंट थी।
टोटल एसेट जो था वो 20 लाख रुपए था। कैपिटल अमाउंट का उन्होंने एक रेशो दी हुई थी, वो हमने उसके साथ रख के 20 लाख के साथ लिखा और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास अमाउंट ये आ जाती है। उसके बाद अब टोटल अमाउंट में से इस कैपिटल अमाउंट को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो 8 लाख है, और 8 लाख क्या है, वो डेबिट अमाउंट है। यही उन्होंने पूछा था, ठीक है। World lowest temperature in the past 100 years was recorded to be -89.2 degrees centigrade एट वॉस्टॉक, ठीक है। और अंटार्कटिका जो है उसका वो जो जुलाई 21 1983 में जुलाई में जो ये रिकॉर्ड किया गया था वो बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट और कैल्विन स्केल को में कन्वर्ट करना है। और दो उन्होंने फ़ारेन की भी एक हमें इक्वेशन दे दी है और कैल्विन की भी दी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम पहले फ़ारेनहाइट का कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट वो क्या दिया हुआ है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसे ही लिख लिया 9/5, और C क्या है हमारे पास, ये है ना -89.2, ठीक है, और प्लस 32। अब सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों को आप पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा -128.56, ठीक है। इसका जो है वो फ़ारेनहाइट आप लिखेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ आ गई। अब उन्होंने दूसरा में दिया हुआ है कि कैल्विन भी, आपने कैल्विन स्केल भी पता करना है, तो कैल्विन स्केल हम देख रहे हैं अब, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब कैल्विन का हमें बताया हुआ उन्होंने K इक्वल्स टू प्लस 273, तो C हमें पहले ही पता है 189 क्वेश्चन में गिवन है, वो 0.2 प्लस है ना, ये ऊपर वाला प्लस 273, तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, विच इज़ 18.38 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखिए कितने आसान एक क्वेश्चन था जो कि होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी हैज़ पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, ठीक है। एक कंपनी को पेनलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका उस कंपनी का क्या था पेनल्टी, उस पर पेनलाइज्ड क्या होता है, उसके पर मतलब अब उनको इतनी उनको एक्स्ट्रा पैसे हम पे करने पड़ेंगे और उनके पर ये पेनल्टी बनेगी, यानी ये उन्होंने लो क्वालिटी का जो प्रोडक्शन दी थी तो इस वजह से उनको पेनल्टी मिली, यानी उनकी सज़ा होगी है। और वो सज़ा क्या होगी, किस तरह होगी, वो आगे पूछता है। वो कह रहा है कि अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, 3 शेयर होल्डर्स हों, फ़रा, मरियम और तहरीम, और उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने रेशो क्या है, वो 1:2:3 के हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट हुई भी है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो रुपीज़, और अमाउंट जो पे की गई है वो है ये वाली अमाउंट 456,868.91। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड दी अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये पता करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी है क्या। टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी ठीक है, वो है 4,568,68.91 रुपीज़, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स हैं ना, हम हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ना 3 शेयर होल्डर्स हैं। वो कौन कौन है, सबसे पहले है फ़रा, फिर है मरियम,
फिर है तहरीम, और उनकी जो रेशोज़ थी, अब हम इधर लिख सकते हैं ना, सम ऑफ रेशोज़। वन रेशो 2:3, और सम कर देंगे इसको तो फिर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास 6 आ गया। अब हमने सबसे पहला शेयर निकालना है फ़रा का, तो फ़राज़ शेयर, फ़रा का जो शेयर है वो क्या है, ये 1 है, और टोटल आपका सम ऑफ रेशो ये आया हुआ, तो 1/6 हो जाएगा इनटू आपका 456868.91। तो ये आप इसे कैलकुलेशन इसकी फ़ौरन अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये क्या अमाउंट आ जाएगी, यानी आप इसको 456868.91 को इस पर 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या कैलकुलेटर से आपकी अमाउंट आ जाएगी, वो आएगी 76,144.82 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा पहला शेयर आ गया। उसके बाद मरियम शेयर है, मरियम शेयर के लिए उसी तरह उसका शेयर क्या था 2, और सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाइड बाय 456868.91। आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करें और ये आ जाएगा 15,22,815,22,89.65 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा लास्ट शेयर है यहाँ पर जो कि तहरीम का है, तहरीम शेयर वो क्या है 3, और टोटल सम ऑफ शेयर 3/6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 456868.91। तो ये आ जाएगा हमारा, आप इसे डायरेक्टली अच्छा ये वाला आप देखें, जो ये अमाउंट है ना वो 97 है, 9, एक मिनट में बुक से दोबारा चेक करके फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ये 97 है, 456868.97, और यहाँ पर भी 0.97 आ जाएगा, ये भी 0.97 आ जाएगा, ये भी 0.97 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि इसको हम कैलकुलेटर पर पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 15,228.9.65 रुपीज़। तो इस तरह से अब हमें पता चल गया कि इन तीनों के शेयर्स थे, उनको हमने उनके शेयर्स की रेशो भी सम कर ली, फिर उनका इंडिविजुअल हम लोगों ने इनके शेयर्स भी निकाल लिए। ठीक है, और एक यही कुछ यहाँ पर पूछा हुआ था कि अगर ये पेनल्टी का है रकम, ये वाली है, ये पेनल्टी अमाउंट ये है, तो हमने उनके पेनल्टी फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ दी 3 शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे 10 क्वेश्चंस ऑफ 1.3 कंप्लीट हमने कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो आप पूरी अपनी वीडियो ज़रूर ये वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। और उसके बाद कमेंट ज़रूरी बहुत होते हैं कि आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि आपको सब समझ आ रहा है, ऑल इज़ वेल, तो फिर मेरे लिए बहुत हौसला होता है कि आपको समझ भी आ रहा है, तो हम आगे वाली वीडियोस भी आपको इसी इंशाल्लाह स्ट्रेंथ के साथ आपको मिलती जाएं और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो ठीक है, आखिर में मैं आपसे सिर्फ खुदाफिज़ भी कहती हूँ और आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी गुड लक कहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।